Good evening. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? गुड इवनिंग एवरीवन. सही है बेटा. मोहित सही है. ठीक ठाक है. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे हो बेटा आप सभी लोग? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साइड डिस्टेंस. और साइड डिस्टेंस में हम लोगों ने एसएसडी के बारे में कल कुछ बातचीत करी थी. सिंपल केस डिस्कस किया था कि एसएसडी क्या होता है और किस तरीके से एसएसडी का कैलकुलेशन कर सकते हैं. आईआरसी की क्या गाइडलाइन थी. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. तो अभी हम लोग अपने एसएसडी वाले डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट साइड डिस्टेंसेस लाइक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस. तो ये डिस्कशन होने वाला है. ठीक है. तो कल तक का जो डिस्कशन था, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसएसडी और यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था. चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, एसएसडी इज इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF. किसी भी रोड पे जो रिक्वायर्ड एसएसडी होगी दैट विल बी द समेशन ऑफ द लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. लैग डिस्टेंस आपने बोला था सर, ये वो डिस्टेंस है जो हमारा यूजर ट्रेवल करता है बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक. और ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल जितनी डिस्टेंस कवर करता है फाइनली स्टॉप पे आने के लिए, उसको हम लोगों ने बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस. अब इसमें कुछ बातें और देखते हैं. अभी जब हमने डिस्कशन किया था तो रोड वाज प्लेन. यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडियंट नहीं था. यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडियंट नहीं था. बट ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा ग्रेडियंट नहीं होगा. देयर मे बी पॉसिबिलिटी, जरा समझिए, there may be possibility road is something like this is the positive gradient and this is the negative gradient. किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो सकती है. कंडीशन में क्या कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अ व्हीकल इज मूविंग इन द अपवर्ड ग्रेडियंट लाइक दिस, और अगर ये व्हीकल हमारा जो कि मूव कर रहा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट में लाइक दिस, इस केस में रिक्वायर्ड एसएसडी क्या होगी, दैट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट. तो वही में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट. इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन एसएसडी. इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन एसएसडी प्लस n% से. सर बट बिना ग्रेडियंट के रोड कैसे बनेगा? आपने कैम्बर पढ़ाया था ना, तो वो तो हर रोड में होगा. बस यही तो दिक्कत है मोहित. यही तो मामला पूरा खराब हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते. कैम्बर वॉज द क्रॉस स्लोप दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड. अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एसएसडी की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में करते हैं बहुत डिटेल में. और उस समय भी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास में जाके आप देख लेना, मैंने बोला था बहुत कंफ्यूजन रहता है. अच्छे से समझ लो, इमेज भी दिखाई थी. तो ये अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड, तो वी हैव प्रोवाइडेड द कैम्बर लाइक दिस, तभी तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में देखा था आपने. और अभी हम जब एसएसडी कैलकुलेट कर रहे हैं, कल एसएसडी की डेफिनेशन, साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन भी बताई थी कि ऑलवेज वी विल मेजर द साइड डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड. इसीलिए बोलता हूँ एक एक चीज को सुनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट मिस हो जाते हैं. दोनों ही स्लोप हैं बट किस डायरेक्शन में है ये भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ या ना. क्लियर हुआ? तो अभी आप व्हीकल भी देखो ना, दो ही पहिए तो दिख रहा है, मतलब साइड व्यू देख रहे हो तुम. ये जो मैंने व्हीकल बनाया, मैंने आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रोड में अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड
ये क्या कर रहा है, चढ़ाई की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ द व्हीकल इज ट्रेवलिंग इनटू द अपवर्ड ग्रेडियंट। यहां पर अगर बात करें तो यू कैन विजुलाइज नाउ द व्हीकल इज ट्रेवलिंग इन द डाउनवर्ड ग्रेडियंट। देखें कोई गाड़ी वाड़ी है यहाँ पे, एक रही थी तो थी, कहाँ चली गई। चलो कल से ले आएंगे तो विजुलाइज करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, गाड़ी है मेरे पास, चलो कल ले आएंगे। तो बी अटेंटिव इन द क्लास बेटा प्लीज, सभी लोग क्लास में अटेंटिव रहें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और फिर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो कोई भी अच्छा सवाल आएगा तो वो आपको परेशान कर सकता है। क्लियर है? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब ऐसी सिचुएशन पे एसएसडी में क्या क्या फर्क पड़ेगा, चलो समझने की कोशिश करते। तो हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जाम्पल एक व्हीकल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ इसकी स्पीड v है और फाइनली ये यहाँ पर अपनी स्पीड को 0 करना चाह रहा है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस में बी द पॉसिबिलिटी, यस और नो। उसी तरीके से अगर ये व्हीकल यहाँ से v स्पीड में मूव कर रहा है, दोनों केस ले रहा है और वो चाहता है यहाँ पर आके उसकी स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का हमारे एसएसडी पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑन द एसएसडी? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑन एसएसडी? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यार पढ़ा था एसएसडी जो होता है, बेसिक कंसेप्ट तो वही रहेगा ना एसएसडी का, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। और एसएसडी हम लोगों ने पढ़ा था, इट विल बी इक्वल टू द लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, स्पीड की बात नहीं कर रहे। फ्रिक्शन में कैसे चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन में कैसे चेंज हो जाएगा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, लैग डिस्टेंस आपने बोला था सर होता है v इंटू टी आर। क्या इस ग्रेडियंट का स्पीड और क्या क्या आप ग्रेडियंट में एक सेम स्पीड से मूव नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, क्या आप एक ग्रेडियंट में फॉर एग्जांपल अगर आप 60 kmph से मूव करना चाह रहे हैं तो क्या आप इस पूरे ग्रेडियंट को 60 kmph की स्पीड से मूव पास नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। यस, देयर विल बी सम एडिशनल लोड ऑन द व्हीकल। हमारे व्हीकल को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ग्रेडियंट में मूव करते हैं तो हमारे वेट का एक कंपोनेंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बट ऐसा तो नहीं कि नहीं कर सकते हैं, यस और नो। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्पीड एज वेल एज देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में ग्रेडियंट का कोई रोल था क्या? रिएक्शन टाइम में ग्रेडियंट का कोई रोल था क्या, बताइए आप लोग मुझे। रिएक्शन टाइम आपने निकाला था बेस्ड ऑन द PIEV थ्योरी। रिएक्शन टाइम यू हैव कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द PIEV थ्योरी। तो रिएक्शन टाइम में इसका कोई रोल था क्या? ग्रेडियंट होने की वजह से क्या हमारे यूजर के रिएक्शन टाइम में कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब हम बोल सकते हैं ड्यू टू द ग्रेडियंट देयर विल बी नो चेंज इन द लैग डिस्टेंस। जो हमारे यूजर की ब्रेक अप्लाई करने के पहले डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी वो तो सेम ही रहने वाली है। जो हमारे यूजर की ब्रेक अप्लाई करने के पहले रिक्वायरमेंट थी दैट विल रिमेन सेम स्टिल, यस और नो? क्या बोलते हो भाई? यस। लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे? ब्रेकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट लगाया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। दिस कंसेप्ट वी हैव यूज्ड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कल इस कंसेप्ट को अप्लाई करके भी दिखाया था, कल इस कंसेप्ट को अप्लाई करके भी दिखाया था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दोनों पॉइंट के बीच में हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर जो भी स्पीड थी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था फ्रिक्शन का फोर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू कंसीडर द ग्रेडियंट इन द कैलकुलेशन ओनली। तो जब आप सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिखता हूँ, यू विल गेट LV इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2G F प्लस माइनस N%।
दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। प्लस n% वी विल कंसीडर फॉर द +n% वी विल कंसीडर फॉर द अपवर्ड ग्रेडियंट, और -n% हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर द डाउनवर्ड ग्रेडियंट और द निगेटिव स्लोप। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या समझ में आई कि देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इन द केस ऑफ लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस में इस ग्रेडियंट का कहीं पे भी कोई भी रोल नहीं था। कहानी क्लियर है सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा। तो अगर ग्रेडियंट के इफेक्ट को भी कंसीडर कर लें तो आपने बोला फाइनली SHD क्या हो जाएगा, V इंटू TR प्लस V² अपॉन 2G F प्लस माइनस n%। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। अगर हम, और इसको आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। कॉमन सेंस ये बोलता है कि जब हम व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे तो ब्रेक लगाने के बाद हमें कम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ग्रेडियंट में ऑलरेडी हमारा सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट हमारे अपोजिट काम कर रहा है। यस और नो? अरे भैया, जब तुम किसी चढ़ाई वाले इलाके में जाते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, पहाड़ी इलाके में जाते हो, तो जल्दी थक जाते हो। ऐसा क्यों? एज कंपेयर टू द प्लेन टेरेन, क्योंकि जब आप ग्रेडियंट में मूव करेंगे तो द वन कंपोनेंट ऑफ योर वेट दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो mg sin थीटा पीछे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इस फोर्स की वजह से जो भी ब्रेकिंग डिस्टेंस हमें प्लेन रीजन में रिक्वायर्ड थी, उससे कम ब्रेकिंग डिस्टेंस में हम रुक जाएंगे। अब हम उससे कम ब्रेकिंग डिस्टेंस पे रुक जाएंगे। यस और नो? डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली ये वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। इंक्रीज करा दी। तो ये कंसेप्ट है। अदरवाइज सेम कंसेप्ट यू कैन यूज, यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और उसके बेसिस पे भी आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेडियंट। क्लियर है? अच्छा, एक कंसेप्ट और समझ लो। एक कंसेप्ट है ब्रेकिंग इफिशियंसी का। एक कंसेप्ट है ब्रेकिंग इफिशियंसी का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा बी से। हम सभी लोगों ने बात करी थी बेटा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की। F क्या था? F वॉज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। याद है? F वॉज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन के लिए जब कभी भी हमें F की जरूरत थी तो IRC ने इसकी क्या वैल्यू बताई थी? What was the recommended value of the longitudinal friction coefficient as per IRC? डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। What was the recommended value of the longitudinal friction coefficient as per the IRC? बोलो बेटा। What was the recommended value of the longitudinal friction coefficient as per IRC? बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, 0.35 टू 0.4। लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी थी। इसके साथ कुछ और बातें भी थी। क्या बातें थी? ये जो वैल्यूज आपको रिकमेंड की गई थी, ये किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशन में बताई गई थी आपको। और कंडीशन इनके लिए क्या थी? इनके लिए कंडीशन थी कि ब्रेकिंग इफिशियंसी जो है वो 50% है। याद आ गया होगा? For 50% braking efficiency, IRC has recommended this value. We have discussed about the worst condition. हम लोगों ने वर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कशन किया होगा। यस और नो? तो उस वर्स्ट कंडीशन में एक पार्ट था कि हम ये मान के चल लें कि अगर हमारे व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी जो है वो 50% है तो भाई साहब ये हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पक्का श्योर हो आप कि एक रोड पे जितने भी व्हीकल होंगे सबका ब्रेकिंग इफिशियंसी 50% ही होगा? बताओ यार, हम नई रोड नया नया व्हीकल लेके आए हैं,
हमारे व्हीकल का भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50% ही होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक बेटा, बोलो। तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग एफिशिएंसी अलग भी हो सकती है। तो अगर हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी को चेंज करें तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें आपको लगता है चेंज होना चाहिए? अगर हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम या ज़्यादा हो रही है तो ऐसा कौन सा टर्म आपको लगता है जिसमें चेंज होना चाहिए? अगर हमारे व्हीकल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कौन सा, इट विल अफेक्ट विच? इतने सारे टर्म आपने देखे एसएसडी में, उनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको ये अफेक्ट करेगा? ब्रेकिंग एफिशिएंसी विल अफेक्ट द बेटा, डायरेक्टली इट विल अफेक्ट द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। प्रैक्टिकली आप कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूज कर पा रहे हैं ये डिपेंड करेगा ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट और यस और नो? Braking efficiency will directly affect the value of the longitudinal friction coefficient that you can use. Yes or no? तो अगर 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी है तो ये वैल्यू यूज करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और ब्रेकिंग एफिशिएंसी के लिए भी हम इस फॉर्मूले को लिखें तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? एस एच डी विल बी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब जहां पे f था वहां पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन कर दें, f को मॉडिफाई कर दें एज पर द ब्रेकिंग एफिशिएंसी। यस और नो? तो सवाल में f की क्या वैल्यू दी गई है ये देखकर भी आप समझ जाओगे। अगर वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच में है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात की गई है। किसी और ब्रेकिंग एफिशिएंसी को कंसीडर करके अगर आप ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उस केस में ब्रेकिंग एफिशिएंसी बदलने की वजह से अब आपको मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉजिक क्लियर है सभी को? ये लॉजिक क्लियर है सभी को? यस और नो? दिस लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन? दिस डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो ये है एक तरीके से आपका फाइनल फॉर्मूला। यहां पर हम लोगों ने सारे ही टर्म देख लिए। हम लोगों ने ग्रेडियंट के इफेक्ट को भी देख लिया, हम लोगों ने ब्रेकिंग एफिशिएंसी के भी टर्म को देख लिया। अब जो जैसी चीजें सवाल में दी होंगी, सर यदि एफिशिएंसी 100% होगी तो क्या होगा? यू विल एबल टू यूटिलाइज द फुल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। यू विल एबल टू यूटिलाइज द फुल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला फॉर एग्जांपल किसी भी रोड के लिए रोड और टायर के बीच में जो आप फ्रिक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम वो है 0.7। फॉर एग्जांपल कि किसी भी रोड पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल है बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट दैट इज 0.7। लेकिन अगर आपकी ब्रेकिंग इफिशियंसी जो है वो 50% है तो फाइनली प्रैक्टिकली आप वहां पर कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज कर पाएंगे अपने व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ये बता दो भाई। मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 0.7 बट इफ आवर ब्रेकिंग इफिशियंसी इज, जैसे मैंने तुमसे बोला फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैंने आपको 10 लाइनें बोली किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, मैंने आपको 10 लाइनें बोली, आपने 10 लाइनें सुनी। अगर आप 10 में से 10 लाइनें रिटेन कर ले गए तो आपकी लर्निंग इफिशियंसी कितनी है? अगर आप 10 में से 10 लाइनों को समझ गए और रिटेन कर ले गए तो मैं आपकी लर्निंग इफिशियंसी कितने % बोलूं? आप ही जवाब दो ना। What is your learning efficiency that I should consider in this case? Obviously 100%। अब इसी बात को ऐसे समझ लो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपकी लर्निंग इफिशियंसी 50% है, आपकी लर्निंग इफिशियंसी 50% है और मैंने आपको 10 लाइनें समझाई, तो आप एज पर योर इफिशियंसी कितनी लाइनें समझ पाओगे? एज पर योर इफिशियंसी कितनी लाइनें समझ पाओगे इफ योर ब्रेकिंग इफिशियंसी इज 50%? अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? कितना है वो ठीक है,
लेकिन ब्रेकिंग इफिशियंसी के बेसिस पे तो हमें यही पता चल रहा है, हम जिस व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी 50% है, वो यहाँ पर केवल इतना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज कर पाएगा अपने स्पीड को जीरो करने के लिए। नाउ हैव यू गॉट द पॉइंट? नाउ हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा? अभी अगर किसी को कोई डाउट बचा हो, कोई क्वेरी बचा हो तो आप पूछ सकते हैं। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. डाउट टू एनीवन? अगर नहीं है कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो कंफर्म भी करते रहिए साथ साथ। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आपने व्हाट इज 0.7 ले, अभी तो बताया इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल दैट यू कैन यूज फॉर स्टॉपिंग योर व्हीकल। हाँ हाँ, प्लस वी विल कंसीडर फॉर द पॉजिटिव ग्रेडियंट, माइनस वी विल कंसीडर फॉर द निगेटिव ग्रेडियंट। क्लियर है? तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना अवेलेबल है, भाई फ्रिक्शन की वजह से ही तो हमारा व्हीकल रुक रहा है। ब्रेक लगाने से व्हीकल नहीं रुकता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है? ब्रेक लगाने से हमारे व्हील का रोटेशन स्टॉप हो जाता है। अगर आप किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं और मान लीजिए ऐसी सरफेस है जहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लगा दो ब्रेक, रुक जाओगे? फ्रिक्शन ही तो है जो आपको रोक रहा है। तो जितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि हम उतना पूरा का पूरा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज कर पाए। दैट इज द पॉइंट। क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे? हमारी टायर कंडीशन अलग है, हमारी पेवमेंट कंडीशन अलग है, या फिर अब जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, अब लोगों को ये लगेगा सर ये फ्रिक्शन कैसे चेंज हो रहा है। अरे किसी रोड पे नॉर्मल कंडीशन पे जाओ, रोड एकदम सूखी हुई है, ड्राई रोड है, ठीक है, अभी केवल एक टर्म ले लो, ड्राई, एक मतलब रोड की बात कर लेते हैं। वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपके पास अवेलेबल होगा, कितना अवेलेबल है तो हमें नहीं पता है, लेकिन ज्यादा होगा एज कंपेयर अगर उसी रोड को हम लोग गीला कर दें, वेट कर दें। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर सेम, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर सेम, हम बाकी किसी फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल रोड की सरफेस को एक बार वेट कंसीडर कर रहे हैं और एक बार ड्राई कंसीडर कर रहे हैं। बताओ, तो फ्रिक्शन चेंज हो गया ना। पहले आप बोलोगे सर जब पेमेंट ड्राई था तब हमारे पास ज्यादा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अवेलेबल था, अब जब पेमेंट वेट है तो अब हमारे पास फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कम है। एक बार कंफर्म करना क्लियर है? आई एम जस्ट कमिंग। क्लियर है बेटा? Now you got the understanding how this friction coefficient is changing, how this friction coefficient is varying. क्या पूछ रहे हो बेटा मोहित? सर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मतलब जो हम ड्यूरिंग डिजाइन प्रोवाइड करते हैं वो। देखो यार तुम लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, दो में से एक बात है। एक चीज होती है आइडियली और एक होता है प्रैक्टिकली, ये समझते हो? एक होता है क्या करना चाहिए और एक होता है क्या कर पा रहे हैं, ये दोनों में फर्क समझते हो? एक बच्चा अगर गेट और ईएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे कम से कम दिन भर में 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अब हर बच्चा 8 घंटे ही पढ़ाई कर रहा है क्या? बताओ, हर बच्चा 8 घंटे ही पढ़ाई कर रहा है क्या? हम्म। नहीं, मुझे पता है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मुझे पता है रीजन।
yesterday I have specifically mentioned there will be two types of the problem. One will be the analysis, एक एनालिसिस का केस है, एक डिजाइन का केस है. अब दिक्कत क्या है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, याद कुछ नहीं रख रहे हैं. अभी मैं फिर से जो बताऊंगा उसमें कुछ भी नया नहीं होगा, वो ऑलरेडी कल डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. तो प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और तो डिपेंड करेगा ना कंडीशंस क्या हैं. सेफ्टी के लिए आईआरसी ने बोला कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब आपको डिजाइन करने के लिए एफ चाहिए, आपको पता नहीं है एफ कितना होगा, आप परेशान थे, तो आपने आईआरसी से पूछा कि जब हम रोड डिजाइन कर रहे हैं, हम अपने यूजर की रिक्वायर्ड एसएसडी निकालने जा रहे हैं, तो हमें एक टर्म चाहिए एफ, और एफ कितना होगा ये प्रैक्टिकली हमें पता नहीं है, तो डिजाइन कैसे कर दें. तो आईआरसी ने आपको एक रास्ता बताया कि परेशान मत हो, तुम 0.35 से लेके 0.4 के बीच में वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, वो यूजर के लिए सेफ रहेगा. तो दैट इज द रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, दैट इज द रिकमेंडेशन बाय आईआरसी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, आपके लिए चीजों को आसान करने के लिए. तो आपने वो वैल्यू यूज करी, उसके बेसिस पे रिक्वायर्ड एसएसडी निकाली और उतनी विजिबिलिटी रोड में डिजाइन कर दी. अब आपको एक एक यूजर से मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो. लेकिन प्रैक्टिकली एफ वैल्यू कैन वेरी, यस और नो. अरे आज जिस व्हीकल से मैं ड्राइव कर रहा हूं, आज से 6 महीने बाद उसी व्हीकल की क्या ब्रेकिंग एफिशिएंसी सेम रहेगी? नो. तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वेरी, बट आइडियली वी विल डिजाइन दैट शुड बी सुटेबल फॉर ऑल द पर्सन, दैट विल बी सुटेबल, दैट विल बी सेफ फॉर ऑल द यूजर. यही कल बताया था. तो आईआरसी ने जो गाइडलाइंस आपको दी हैं, वो आपकी चीजों को, जैसे अब आपने बोला था सर हर हर यूजर का हर यूजर का रिएक्शन टाइम 2.5% हो, ऐसी कोई गारंटी है क्या? नहीं है. एक रोड में एन नंबर ऑफ टाइप यूजर हैं, सबकी एज अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, सबकी ड्राइविंग स्किल अलग है, तो सबके लिए आप रिएक्शन टाइम 2.5 ही होगा कैसे बोल सकते हैं? तो आईआरसी ने अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे और कुछ साइंटिफिक डेटा के आधार पे बताया कि भाई आप 2.5 यूज कर सकते हैं, इट विल बी सेफ. तो हम लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है. अब क्लियर हुआ? तो समझो पहले आईआरसी का रोल क्या. आईआरसी घर के उस बड़े बुजुर्ग की तरीके हैं कि जब जब आपको समस्या आएगी कहीं पे भी जिंदगी में, जीवन में अपने, तो आप उनसे उनसे सलाह पूछने जाते हैं. होता है ना हमारी डेली लाइफ में, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अपनी उस बात को डिस्कस करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक गाइडलाइन देते थे, ऐसा कर सकते हो. होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो? सवाल भी लगवा दिए यार कल. कल क्लास भी, तो कल क्लास में जो सवाल डिस्कस किया था, जिसका आंसर आपने 3.13 सेकंड निकाला था, वहां पर भी मैंने इस बात को हाईलाइट किया था कि बेटा ये एनालिसिस का प्रॉब्लम है, तभी आपका रिएक्शन टाइम 3.13 आ रहा है. लेकिन अगर इसी को डिजाइन करना होता तो हम लोग 2.5 कंसीडर करते. डिस्कस किया था कि नहीं मोहित भाई? मोहित बताएं इस बात को जरा. मोहित बताएं इस बात को, डिस्कस किया था कि नहीं? सारी बातें जो अभी मैंने जस्ट अभी मेंशन की पिछले 5 मिनट में, क्या ये कल के लेक्चर में डिस्कस नहीं करी गई थी? तो बेटा पहले दिन ही बताया था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. सब्जेक्ट है हाईवे. हाँ, सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग. खैर अब मैंने पूछा ही नहीं. तो कौन पूछा था? अपने आप बताने लगा मैं? किसी ने कमेंट किया था आई थिंक. वही तो सर, तुम ही तो बोल रहे थे कंफ्यूजन हो रहा है, वही तो सर उसी सेंस में बोला था. एनीवे जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया. बाकी लोग को भी आई होप क्लियरिटी मिल गई होगी थोड़ी और. बाकी लोगों को भी थोड़ी और क्लियरिटी मिल गई होगी, यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ऐसा बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए,
आप इसे रिक्वेस्ट समझ लो, सजेशन समझ लो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे तो सब क्लियरिटी होती चली जाएगी। अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो ये एसएसडी की बात कर ली। अब इसके जरा हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग केसेस, किस केस में कितनी एसएसडी की रिक्वायरमेंट होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी रोड और ट्रैफिक कंडीशन के बारे में बातचीत करी थी। जैसे अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल ये एक रोड है जिसकी टोटल विड्थ है 3.75 मीटर। कोई मुझे बता सकता है क्या ये कितने लेन की रोड है? कोई मुझे ये बता सकता है क्या ये कितने लेन की रोड है जिसकी विड्थ है 3.75 मीटर? बोलो बेटा। तो एज पर आईआरसी दिस विड्थ इज रिप्रेजेंटिंग द सिंगल लेन की ये रोड होगी, और क्या होगा? ये सिंगल लेन की रोड है। सिमिलरली चलो एक और रोड ले ली और इसकी भी मैंने क्या बोली, विड्थ जो है वो 3.75 मीटर है। तो ये भी कैसी रोड हो गई? सिंगल लेन है। अच्छा, लेकिन अब इस रोड में ट्रैफिक की कंडीशन अलग अलग है भाई। इस रोड में ट्रैफिक की कंडीशन, अब कोई ये मत पूछ देना सिंगल लेन कैसे हो गई, ये पहले बता दे रहे हैं। किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा हो ना कि सर ये सिंगल लेन कैसे रोड हो गई, तो इसका क्लियर मतलब है कि आपने प्रीवियस क्लासेस को फॉलो नहीं किया है। तो बिल्कुल मत पूछना ऐसी चीजें जो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कई बार। अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस रोड पे ये फॉर एग्जांपल द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस रोड पे द व्हीकल्स आर मूविंग लाइक दिस। तो मान लो ये ए व्हीकल है, ये बी व्हीकल है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो पहली वाली सिचुएशन को हम बोल सकते हैं सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, बोल सकते हैं कि नहीं? और इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। बताओ। तो रोड और ट्रैफिक की कंडीशन यहां पर मेंशन कर दी, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक और सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। यस और नो? बोल सकते हैं इस तरीके से, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक और सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। बोलो बेटा। यस। अब देखो, अगर ऐसी ट्रैफिक कंडीशन है तो किसी भी व्हीकल को अगर अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, आपको नहीं लगता है इस रोड में सेफली रोकने के लिए जो विजिबिलिटी है वो कम से कम एसएसडी के बराबर होनी चाहिए? बोलो यस और नो? और अगर इस केस में बात करें तो इस व्हीकल के लिए रिक्वायर्ड एसएसडी क्या है? ये एसएसडी ए हो गई एंड दिस इज गोइंग टू बी द एसएसडी बी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन पे जहां पर सिंगल लेन रोड है और टू वे ट्रैफिक है, आमने सामने से व्हीकल आ रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई भी कोलिजन ना हो, तो कम से कम दो व्हीकल के बीच में कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए? अब यहां पर भी देखो टू टाइप्स कंडीशन है। अगर जब आप डिजाइन की बात करेंगे तो आपको यूजर की अलग अलग स्पीड से कोई मतलब नहीं है। जब आप डिजाइन कर रहे होंगे रोड तो आप मानेंगे दोनों की जो स्पीड है वो रोड की डिजाइन स्पीड के बराबर है। दोनों का जो रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकेंड है। दोनों के लिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो सेम है। ये सब डिजाइनिंग के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन अब कल को उसने ये बोला कि भैया व्हीकल ए में क्षितिज सचान आ रहे हैं और व्हीकल बी में कुणाल आ रहे हैं। क्षितिज सचान 60 की स्पीड से आ रहे हैं, कुणाल अभी थोड़ा यंग है तो ये 90 की स्पीड से आ रहे हैं। क्षितिज सचान का जो रिएक्शन टाइम है, क्योंकि बुजुर्ग हो गए इनका रिएक्शन टाइम बढ़ गया है, तो क्षितिज सचान का रिएक्शन टाइम जो है वो 4 सेकंड का है। कुणाल का रिएक्शन टाइम जो है वो 1.5 सेकंड का है। क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है तो एफ की वैल्यू भी दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन पे यहां पर आमने सामने से भिड़ंत ना हो तो कितनी एसएसडी रिक्वायर्ड होगी? तब हम इंडिविजुअल व्हीकल के लिए, इंडिविजुअल यूजर के लिए एसएसडी की रिक्वायरमेंट निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्लियर हुआ एनालिसिस और डिजाइन का डिफरेंस? अब क्लियर हुआ एनालिसिस और डिजाइन का डिफरेंस? यस और नो बोलो बेटा। दोनों ही केस मैंने यहां पर बता दिए, दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है जब हमें यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं पता है,
डिजाइन करनी है रोड तो फिर हम आईआरसी की जो गाइडलाइन है उनको उठा के फॉलो कर लेंगे। हुआ क्लियर? तो कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर दोनों चीजें लिख सकते हैं। इस केस में सेफ्टी होने के लिए, इस केस में ट्रैफिक सेफ रहे, यूजर सेफ रहे, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एस एच डी ए प्लस एस एच डी बी। और अगर दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एस एच डी ऑफ द रोड। दोनों ही बातें सही है। कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस? तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ लिया जाता है। आपको सारा डेटा गिवन होगा और बोलेगा एसएचडी कैलकुलेट करो, और आप ये बस मिस कर देंगे कि रोड और ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। तो जो आपका आंसर एसएचडी आएगा वही आंसर टिक मार्क कर दोगे तुम, और वो हो जाएगा गलत। क्योंकि रोड अगर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो वहां पर जो रिक्वायर्ड एसएचडी होगी वो ट्वाइस ऑफ एसएचडी के बराबर होगी। क्लियर है बेटा? ये व्हीकल चलो यहां से यहां रुक गया, इनको जगह ही नहीं मिली, कोलिजन तो तब भी हो जाएगा ना। इन दैट केस देयर विल बी ऑल्सो अ कोलिजन। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? यहां तक के डिस्कशन में किसी कोई डाउट? एक चीज और पढ़ लेते हैं एसएचडी से रिलेटेड, इसको बोलते हैं एसएचडी ऑन प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। अब ये क्या खेल है? एसएचडी का क्या कंसेप्ट है ऑन प्रायोरिटी इंटरसेक्शन? तो सबसे पहले सर ये बताइए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन होता क्या है, फिर तो एसएचडी को रिलेट कर लेंगे। इंटरसेक्शन बेटा वो जगह, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, बट अभी के लिए बोल सकते हैं इंटरसेक्शन वो जगह होती जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड कनेक्ट होती हैं। चौराहा जैसे जनरली आपने देखा होगा। तो मान लो इस तरीके के हालात है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक रोड है और ये दूसरी रोड है। अच्छा, यहाँ पर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन और नॉर्मल इंटरसेक्शन में फर्क क्या है? जैसे देखो, यहां पर मैंने एक रोड ए दिखाई है और ये रोड बी दिखाई है। इस डायग्राम को देखकर ही आप ये समझ सकते हैं, इस डायग्राम को देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है बेटा, कि रोड ए जो है वो 2 लेन की रोड है और रोड बी जो है वो सिंगल लेन की रोड है। सभी को दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लेन बनाई नहीं है। तो तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसको मैं बोल दूं क्या कि रोड ए जो है वो मेजर रोड है और रोड बी जो है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं माइनर रोड। बोलो, रोड ए जो है वो मेजर रोड है और रोड बी जो है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए माइनर रोड। जहां पर दो रोडें कनेक्ट हो रही जिनकी प्रायोरिटी, जिनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, अगर ये दोनों ही रोडें 2 लेन्स की होती, अगर ये दोनों ही रोडें सिंगल लेन की होती, तो ऐसे इंटरसेक्शन को फिर हम प्रायोरिटी इंटरसेक्शन नहीं बोलते, फिर हम नॉर्मल इंटरसेक्शन बोलते उसको। क्या बोलते फिर हम लोग उसको? नॉर्मल इंटरसेक्शन बोलते। प्रायोरिटी इंटरसेक्शन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एक रोड का ट्रैफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अनदर रोड। भैया ऐसी सिचुएशन में ये जो भी व्हीकल आ रहे हैं इनका किसी भी तरीके से कोई कोलिजन ना हो जाए यहाँ पे, तो तुम्हें नहीं लगता है देयर शुड बी द रिक्वायर्ड प्रॉपर एसएचडी, प्रॉपर विजिबिलिटी यहां पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी द कोलिजन। otherwise there will be the collision. To avoid such collision, there should be proper side distance. तो इनके लिए एसएचडी फॉर द रोड ए कितनी होनी चाहिए, और ये होगी एसएचडी फॉर द रोड बी। हमेशा एसएचडी मेजर करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, दाएं बाएं की डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, दाएं बाएं की डिस्टेंस से, विजिबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। तो अब इसके लिए क्या गाइडलाइन है कि यहां पर कितनी एसएचडी प्रोवाइड करें? तो इसके लिए फॉर प्रायोरिटी इंटरसेक्शन अलग से गाइडलाइन है, सेपरेट गाइडलाइंस हैं। एक कोड है आईआरसी 66, जैसे आपने बात करी थी आईआरसी 73। अब तो सभी लोगों ने देख लिया होगा ना आईआरसी 73 कैसा दिखता है, क्या बताया गया है, देख लिया है? बोलो हाँ या ना। आईआरसी 73 कोड सभी ने देख लिया है।
जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड के लिए हम लोगों ने कोड देखा था। उसी तरीके से एक कोड है IRC 66। ये कोड जो है ये आपको बताता है साइड डिस्टेंसेस के लिए कोड है ये। कोड की कमी नहीं है, गाइडलाइंस की कमी नहीं है, तुम फॉलो तो करो। दिस इज द कोड दैट डील्स विद द साइड डिस्टेंसेस गाइडलाइन ओनली। इसका जब कभी टाइम मिले, बहुत छोटा कोड है, 12-13 पेज का, 14 पेज का कोड है। इसका एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 9.3। तो एज पर द क्लॉज नंबर 9.3 ऑफ IRC 66, यहां पर आपको बताया गया है कि प्रायोरिटी इंटरसेक्शन जहां पे एक मेजर रोड और एक माइनर रोड मिल रहे हैं, उस केस में कितनी विजिबिलिटी, कितनी साइड डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। क्या है वो गाइडलाइन, जरा समझ लो। इन्होंने बोला फॉर माइनर रोड, ऐसी सिचुएशन में माइनर रोड के लिए कम से कम 15 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए इन एनी केस। फॉर माइनर रोड देयर शुड बी अ मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ 15 मीटर। इस तरीके से इंटरसेक्शन डिजाइन करिए दैट देयर शुड बी अ मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ 15 मीटर। और मेजर रोड के लिए अगर बात करें तो क्या गाइडलाइन बोली गई, मेजर रोड के लिए जो साइड डिस्टेंस होगी, विजिबिलिटी होगी, वो होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड ड्यूरेशन। मेजर रोड पे 8 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस कवर की जा सकती है, मेजर रोड पे 8 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस कवर की जा सकती है, उतनी कम से कम विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल हमें रोड डिजाइन करनी, कोई प्रायोरिटी इंटरसेक्शन डिजाइन करना है, और ये प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में मेजर रोड की जो डिजाइन स्पीड है, मेजर रोड की जो डिजाइन स्पीड है वो 60 kmph है। भैया मेजर रोड की जो डिजाइन स्पीड है वो 60 kmph अगर है, तो ऑब्वियसली अब आपको पता है डिस्टेंस अगर निकालनी है, साइड डिस्टेंस, तो 60 इंटू 5/18, वेलोसिटी इंटू टाइम, 8 सेकेंड में कितना टाइम कवर करेगा, तो यहां से डिस्टेंस पता चल जाएगी मीटर में। कम से कम इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। कितनी विजिबिलिटी आएगी बता दो। कम से कम इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। कितनी विजिबिलिटी आ रही बता दो। कम से कम इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए इस केस में। जितनी भी आ रही होगी कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी भी आ रही होगी कैलकुलेट कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यस और नो? जितनी भी विजिबिलिटी आ रही होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। अब इसी का देखो एग्जाम्पल, ये 1 था एग्जाम्पल, अब इसी को चेंज करके बोलते हैं। इन्होंने बोला प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में, प्रायोरिटी इंटरसेक्शन में क्षितिज सचान जो हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, 80 kmph से मूव कर रहे हैं। तो इनके लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ये मेरी इंडिविजुअल बात करी जा रही, किसी यूजर की इंडिविजुअल बात की जा रही कि क्षितिज सचान किस डिस्टेंस से मूव, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनके लिए कितनी विजिबिलिटी हो। अच्छा, जब तुम एज अ डिजाइनर डिजाइन करोगे तो कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करोगे ये बताओ। जब एज अ डिजाइनर आप रोड को डिजाइन कर रहे होंगे, प्रायोरिटी इंटरसेक्शन को डिजाइन कर रहे होंगे, तो आप कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे मेजर रोड पे। एग्जाम्पल 1 के अकॉर्डिंग या एग्जाम्पल 2 के अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली वी विल प्रोवाइड द विजिबिलिटी एज पर द एग्जाम्पल 1। फिर तुम बोलोगे सर अगर हम इसके अकॉर्डिंग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, तब तो ये अनसेफ हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल अनसेफ हो जाएंगे, क्या करें भैया। एक ऐसी रोड जहां पर 60 kmph से मूव करने को आपको बोला गया है, वहां अननेसेसरी के हीरो बन रहे हो, 80 से चल रहे हो, तो हम क्या करें बताओ। जिस रोड की डिजाइन स्पीड 60 kmph बताई गई है, वहां 80 से क्यों चल रहे हो तुम। और चलोगे तो देखो फिर अपने हिसाब से। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू।
हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? अब लेकिन सवाल तो ये भी पूछ सकता है, सवाल तो पूछ सकता है ना कि इनको कितनी डिस्टेंस अवेलेबल, इनको कितनी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें बताना पड़ेगा। हम मान के चल रहे हैं कि तुम 2.5 सेकंड में रिएक्ट कर दोगे, तुम सेंस में ही नहीं हो कि 2.5 सेकंड में रिएक्ट कर पाओ, तो हम क्या करें फिर? एज ए डिजाइनर व्हाट वी कैन डू, बताओ। अब यार ये थोड़ा सेफ रखेंगे, और तुमने कसम खा रखी कि हमें सेफ रहना ही नहीं है, ना हम कोई ट्रैफिक का रूल फॉलो करेंगे, ना हम कुछ भी नहीं फॉलो करेंगे, फिर भी कह रहे हो हमें सेफ पहुंचाओ, तो थोड़ा मुश्किल है यार फिर। क्यों भाई, क्या लगता है? अरे इंजीनियर हैं, है तो इंसान ही हैं। जब तुम्हें कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं फॉलो करना है, रेगुलेशन नहीं फॉलो करना है, कोई नियम कायदा ही नहीं फॉलो करना है, तो अब हम क्या करें? अब लेफ्ट लेन में मूव करना है तुमको, तो नहीं नहीं हम राइट में ही चलेंगे, हम तो राइट लेन में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और फुल स्पीड में 100 kmph की स्पीड से चलेंगे, तो क्या करें फिर हम? बताओ फिर। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अभी ये बात सभी को क्लियर है बेटा, यस और नो? अभी ये पॉइंट सभी को क्लियर है, यस और नो? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट आया हो, कोई क्वेरी आया हो, तो बता दो। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो लगभग लगभग अब हम लोग बोल सकते हैं, इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की पूरी बातचीत हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। चलें फिर आगे बातचीत करी जाए। तो साइड डिस्टेंस में ये पहली साइड डिस्टेंस की बात करी थी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक अगली साइड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। दूसरी साइड डिस्टेंस में आपको बताता हूं, एक होती है HHD, इसको बोलते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब ये HHD का क्या कंसेप्ट है, जरा ये भी समझो। हेडलाइट साइड डिस्टेंस आप सभी को पता है, हाँ हाँ सब क्वेश्चन हो जाएंगे, SHD से रिलेटेड सब क्वेश्चन हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? यस यू विल एबल टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू द SHD साइड डिस्टेंस फॉर द हेडलाइट। चलो देखते हैं। तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द HHD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका रोल क्या है, और IRC के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। देखो कोई भी व्हीकल हो, फॉर एग्जांपल ये अगर एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है, तो देखो मूव करेगा तो इसमें एक होती है हेडलाइट, हर व्हीकल की एक हेडलाइट होती है, हर व्हीकल की एक हेडलाइट होती है, सबकी एवरेज हाइट जो है H एवरेज, एवरेज दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट, दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट ऑफ व्हीकल, और एज पर IRC के हिसाब से वैल्यू होती है 0.75 मीटर। IRC ने एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट जो कंसीडर की है वो होती है 0.75 मीटर। क्लियर है बेटा? वो होती है 0.75 मीटर। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, अगर आसान भाषा में मैं बताऊं कि हेडलाइट, इस तरीके से अगर आप हेडलाइट ऑन करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर अगर हम लोग बात करें, तो जहां तक भी इस हेडलाइट की रोशनी जा रही होगी उतनी ही डिस्टेंस हमें विजिबल होगी। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो what do you mean by the headlight side distance? It is the available visible distance. Again you are measuring or defining this distance along the length of the road.
अभी फिर से आप इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं along the length of the road. So what do you mean by the headlight sight distance? It is the visible distance along the length of the road due to the headlight of the vehicle. Due to the headlight of the vehicle. अब समस्या यह आती है कि ये हेडलाइट की वजह से कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए और हमारा यूजर सेफ रहे, उसके लिए हमारे व्हीकल की हेडलाइट की वजह से कितनी विजिबिलिटी मिले, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो पता चल जाएगा। अब दिमाग कैसे चलाना वो भी देखो। देखो, दो बात है। तुम एक रोड पे मूव कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को अगर अचानक से कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तुम किसी स्पीड से मूव कर रहे हो, तो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। उस डिस्टेंस के बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल में बात करी। उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे एसएसडी, याद है? यार देखो, तुम्हारे तुम्हारे व्हीकल की लाइट सही काम कर रही है, सही काम नहीं कर रही है, उससे तुम्हारी रिक्वायर्ड एसएसडी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोच के बताओ। सर उस दिन मेरी हेडलाइट खराब हो गई थी व्हीकल की, हाँ, बल्ब फ्यूज हो गया था, दिख नहीं रहा था, उससे क्या तुम्हारी एसएसडी की रिक्वायरमेंट में कोई भी फर्क पड़ेगा? यस और नो? एसएसडी में हेडलाइट से रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं था भाई। तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा होगी तो एसएसडी की रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, तुम्हारा रिएक्शन टाइम वेरी करेगा तो एसएसडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वेरी करेगा तो एसएसडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। सब कुछ समझ में आ रहा है? हेडलाइट से रिलेटेड तो ना कोई टर्म दिखा हमें, फॉर्मूले में भी नहीं दिखा। दो अलग अलग चीजें हैं। एसएसडी एक अलग चीज है, एचएसडी एक अलग चीज है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को रिलेट कर दिया जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रोड पे जो भी यूजर मूव कर रहा है वो सेफ रहे, तो अपना दिमाग यूज करो, भले 1-2 मिनट का टाइम ले लो। मुझे बताओ, इन एचएसडी और इस एसएसडी में कोई रिलेशनशिप हो सकता है क्या? Is there any relationship between the HSD and SSD? Take your time and tell me in the chat box. Take your time and tell me in the chat box. Take your time. Is there any how we can relate these two terms HSD and SSD? क्या किसी तरीके से हम इन दोनों टर्म को रिलेट कर सकते हैं कि ये बराबर हो या ये ज्यादा हो ये कम हो, लाइक दिस? और हिंट कर दिया मैंने, लाइक दिस। कह रहे हैं विजिबिलिटी, अरे विजिबिलिटी तो होगी, दोनों विजिबिलिटी ही है भाई, दोनों डिस्टेंस ही हैं। एक हेडलाइट की वजह से कितना देख पा रहे हो और एक व्हीकल को सेफली रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, दोनों ही विजिबिलिटी। वो तो डेफिनेशन तो देख ली ना मेरे लाल। अगर इनको रिलेट करें, देखो कह रहा है स्पीड, हाय हाय कुछ भी, अगर इनको रिलेट करें तो हमारे व्हीकल की हेडलाइट की वजह से कम उतना तो दिखना चाहिए जितना हमें अपने आप को सेफली रोकने के लिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। हमें अपने व्हीकल को सेफली रोकने के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस की विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। बत्ती लप 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 कर रही है, उससे केवल 10 मीटर दिख रहा है, सेफ हो कि अनसेफ हो? सेफ हो कि अनसेफ हो? if the available HSD is less than from the SSD, in that case user is unsafe. अगर अवेलेबल हेडलाइट साइट डिस्टेंस
हमारे यूजर की रिक्वायर्ड एसएसडी से कम है वो अनसेफ है। हमारा यूजर कब सेफ होगा? हमारा यूजर कब सेफ होगा? जब एचएसडी या तो ज्यादा हो या बराबर हो एसएसडी के। बताओ। तो एचएसडी को हम बोल देते हैं कि फॉर सेफ डिजाइनिंग हमारे व्हीकल की हेडलाइट की वजह से हमारे यूजर को कम से कम कितनी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एसएसडी टू द यूजर। कंसेप्ट क्लियर? हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर? हाँ या ना? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो ये सारा खेल था एचएसडी का। आईआरसी बोलता है कि ये जो एंगल यहां पर बन रहा है हेडलाइट का, इस एंगल को बोलते हैं बीम एंगल। जो रेज हैं बीम है, और ये एज पर आईआरसी इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री। आईआरसी ने बोला है एज पर आईआरसी जो हेडलाइट का बीम एंगल होता है वो 1 डिग्री होता है। एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट अबव द रोड सरफेस जो होता है बेटा वो होता है 0.75 मीटर एज पर आईआरसी। क्लियर है? तो दो साइड डिस्टेंस के बारे में आपने बातचीत कर ली। पहली साइड डिस्टेंस बेटा आपने डिस्कस करी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और दूसरी डिस्टेंस आपने देखी हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और इसका एसएसडी के साथ क्या रिलेशन है ये भी देखा। बताओ भाई, यहां तक की कहानी में किसी को भी कहीं पे भी कोई भी डाउट क्वेरी कुछ हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी टिल नाउ, यहां तक के डिस्कशन में, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बोलो बेटा। हाँ हाँ, वही 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 पूछने के लिए तो टाइम दिया है। तो ये मत लिखा करो डाउट है, सीधा डाउट लिख दिया करो ना। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी जस्ट मेंशन योर डाउट, आई विल टेक योर डाउट। सर वी कैन इम्प्रूव एचएचडी बाय यूजिंग द स्ट्रॉग लाइट। अब वो एक अलग डिस्कशन है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब हेडलाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो एक अलग, मैकेनिकल वाले समझें अपना उसको, बढ़िया से बढ़िया हेडलाइट बनाएं, हमें क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिकल वाले समझें अपना, फिट करें गाड़ी में। दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमने ये बता दिया कि इतनी हेडलाइट की वजह से विजिबिलिटी होनी चाहिए। इसको और आसानी से समझ लो। जैसे मान लो हम लोग के घर में जनरली कोई ना कोई पुराने मोटरसाइकिल तो होती हैं, कोई पुराना व्हीकल तो होता ही है, ठीक है। अब उस पुराने व्हीकल से तुम धीमे धीमे स्पीड से आसपास तो घूम सकते हो, रात के समय में चले जाओ, थोड़ी बहुत लाइट दिख रही क्योंकि तुम्हारी स्पीड कम होगी, और जब स्पीड कम होगी तो मेरे लाल तुम्हारी रिक्वायर्ड एसएसडी भी कम होगी, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसी व्हीकल को लेकर तुम हाईवे निकल जाओ, कैसा लगेगा? क्योंकि हाईवे में आपकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब स्पीड ज्यादा होगी तो रिक्वायर्ड एसएसडी ज्यादा होगी, उतना तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अनकंफर्टेबल फील करोगे, अनसेफ फील करोगे, हाँ या ना? सर देन व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एचएचडी, वी कैन रिकमेंड वैल्यू ऑफ लाइट बीम टू मोटर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है। ऐसा थोड़ा कोई भी घर वाला बल्ब लगा देंगे, गाइडलाइन होती होंगी तभी तो स्पेसिफिक डिजाइन होके आ रहा है। क्यों भाई? पता लगे बल्ब लगा दिया एलईडी घर वाला है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके लिए तो गाइडलाइन है ना, ऐसा
थोड़ा कुछ भी लगा देंगे। प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके ही हेडलाइट प्रोवाइड करोगे। क्लियर है बेटा? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? एचएचडी विल डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, और एचएचडी कैसे डिपेंड करेगा बताओ? एचएचडी कैसे डिपेंड करेगा? ये तो हेडलाइट की वजह से विजिबिलिटी ना, जैसी हेडलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उतना ही देख पाएंगे। प्रैक्टिकली ये हम लोगों ने समझा कि भाई जितनी भी एसएचडी है उतनी तो एचएचडी होनी ही चाहिए, तभी हम सेफ हैं। ये कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया कि जितने भी हमारे यूजर को व्हीकल को सेफली रोकने के लिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हेडलाइट की वजह से उतनी ही विजिबिलिटी होनी चाहिए। है तो अच्छा है, नहीं हो तो करवाओ, सही करवाओ हेडलाइट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस और नो? क्लियर है? अरे समझ गए, बहुत बढ़िया यार। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी टू एनीवन? इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, यू कैन आस्क योर डाउट। मोहित कुछ पूछ रहे हैं, सर एसएसडी में एचएचडी को रोल होना चाहिए ना, बिकॉज हेडलाइट कम लाइट दे रहा है। अरे यार कहाँ रहते हो तुम, सुन ही नहीं रहे हो क्या? गुस्सा आ जाएगा देखो हमको। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय द एचएचडी, ऐसे करके बताया हमको। तो अपने एक्सप्रेशन तक याद है कि हमने कैसे बताया था। अभी देखो रिकॉर्डिंग में पीछे जाके देखो, मैंने बोला एचएचडी एंड एसएचडी आर द टू डिफरेंट टर्म्स। बाकी लोग कंफर्म करो, ऐसे ही करके बताया था कि नहीं बताया था? मैंने ऐसे ही करके बताया होगा कि एचएचडी और एसएचडी दो अलग अलग चीजें हैं। एसएचडी क्या होता है इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ा है कि व्हीकल अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसको सेफली रोकने के लिए, कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, उसको एसएचडी बोलते हैं। वो कैलकुलेशन कर लिए। हमारे व्हीकल की हेडलाइट की वजह से कितना हमें रोड पर डिस्टेंस दिख रही है, उसको एचएचडी बोलते हैं। फिर इन दोनों को रिलेट करके बताया। कहाँ चले गए थे यार, कहाँ चले गए थे? सर बट मैं पूछ रहा हूँ, याद है मुझे आपने बताया था प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली तो बताया, फिर प्रैक्टिकली नहीं बताया। अभी तो गाड़ी भी घुमा दी कि एक गाड़ी से अगर आपकी हेडलाइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो अगर आप उसको कम स्पीड से मूव करेंगे तो यू कैन फील सेफ। लेकिन अगर उसी को रिक्वायर्ड एसएसडी अगर आपकी ज़्यादा है और हेडलाइट डिस्टेंस कम है, तो उस केस में आप अनसेफ फील करेंगे। अभी प्रैक्टिकली भी बताया, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली बताया तो मेरे लाल। सर इज एचएचडी ग्रेटर देन एसएचडी फॉर ऑल वेदर कंडीशन लाइक फॉग? अरे भैया जब ठंडी के टाइम पे कोहरा होता है, चलो और प्रैक्टिकली ले लो, जैसे इस समय ठंड चल रही, कोहरे वाला माहौल होता है, तो क्यों कहा जाता है कि धीमे चलाना? बताओ, क्यों कहा जाता है कि धीमे चलाना, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना? कहा जाता है, घर वाले बड़े बुजुर्ग सब लोग यही समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि खराब मौसम की वजह से बाहर विजिबिलिटी है नहीं। अगर तुम ज्यादा स्पीड से भगाओगे गाड़ी, तो तुम्हारी रिक्वायर्ड एसएचडी हो जाएगी ज्यादा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जितनी स्पीड ज्यादा उतनी एसएचडी ज्यादा। यस और नो? एसएचडी ज्यादा हो जाएगी और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तुम अगर अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करोगे? अगर अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ गया और आपकी स्पीड ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, तो तुम सेफली रोक ही नहीं पाओगे ना। तो वही तो समझा रहा हूं सर। इन प्रैक्टिकल, रोड इज वेरी लॉन्ग longitudinally, thus we can naturally look for a very for distance। हाँ बिल्कुल, स्पेशली इन द केस ऑफ डे टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट टाइम्स। लिखा होगा देखो, इसका मेन रोल कब दिख रहा है? देखो देखो लिखा है, अभी नहीं लिखा, पहले ही लिखा था, पहले ही लिखा था।
देखो, क्या पूछ रहे हो? सूर्यांश कुछ पूछ रहे हैं, बता तो दिया। फॉर नाइट, रात में गाड़ी नहीं चलाएंगे, रात में गाड़ी नहीं चलाएंगे, बोलेंगे दिन में ही आओ, दिन में ही विजिबिलिटी रहती है। हाँ, क्लियर है बेटा सूर्यांश? दैट आई हैव मेंशन्ड, हेडलाइट का जो मेन यूज होता है वो नॉर्मली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स ही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिखा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। बस ये है कि कंसंट्रेशन की कमी रहेगी। कोई बात नहीं, धीमे धीमे सही हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सही हो जाए। तो चीजें मिस हो जाती हैं, और चीजें मिस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो सब लिखा हुआ है। अब बताओ, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? सर आई एम आस्किंग फॉर एसएसडी। बेटा एक रोड पे जितने भी व्हीकल आएंगे, एक रोड पे जितने भी व्हीकल आएंगे, एक रोड पे जितने भी व्हीकल आएंगे, उन सब की एसएसडी को आप, हेडलाइट साइड डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सवाल ये है मेरा, बताओ। क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले 15 साल के लिए जो हमने रोड बनाई है, तो सब इसी, इतनी हेडलाइट होगी तभी आपकी एंट्री होगी, हेडलाइट की वजह से इतने मीटर की विजिबिलिटी होगी, देन ओनली योर एंट्री इज अलाउड? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये जरूर बता सकते हैं कि इस रोड की जिसकी डिजाइन स्पीड इतनी है, अगर इस यूजर इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, डिजाइन स्पीड से मूव करेगा, तो इसको अपने आप को सेफली रोकने के लिए इतनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये हम जरूर बता सकते हैं। यस और नो? दैट वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली, दैट वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। यस और नो? तो हमने वही कैलकुलेट किया। फिर हमने एक कंसेप्ट समझने की कोशिश की कि हम, अगर हम चाहते हैं हमारा यूजर हमेशा सेफ रहे, तो उसके हेडलाइट की वजह से जो विजिबिलिटी है वो एसएसडी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। इन दिस वे वी हैव रिलेटेड दीज टू टर्म्स, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्लियर? क्लियर है बेटा? और बताओ, इफ एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान लेते हैं, न्यूमेरिकल में भी अगर आप देखोगे तो कई बार होता है कि एसएसडी की बात कर रहा होगा लेकिन हम एसएसडी कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल में डेटा दिया होगा एसएसडी, सवाल में डेटा, चलो एक सवाल कर लो। इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोला गया है, फॉर द डिजाइन स्पीड, फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड एज 60 kmph, find HSD as per IRC गाइडलाइन। इतना सा सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको 1 से 2 नंबर में देखने को फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। These type of the question you will find frequently in your exam. Sir, SSD concept is good for intersection, but in longitudinal direction we can naturally look very long. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। रोड ऐसी ही बनाई जाती हैं, रोड ऐसी ही बनाई जाती हैं जिसमें आपके पास बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो।
तुम देख सकते हो क्योंकि तुमको दिखाया जा रहा है। ऐसा थोड़ा कि अब पढ़ रहे हैं तो अब रोड ऐसे बनेंगी। रोडें तो पहले से बन रही हैं, पढ़ हम अब रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रोड इस तरीके से प्रॉपरली डिजाइन की गई हैं कि हमारे यूजर को अपने व्हीकल को रोकने के लिए जितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हम रोड का अलाइनमेंट, हम रोड की डायरेक्शन, हम रोड की जियोमेट्री उसी तरीके से रखें। दैट्स वाई यू आर एबल टू सी, दैट्स वाई यू आर एबल टू सी बेटा। ठीक है, तो जरा देखो ये सवाल क्या है। अब इसमें क्या कुछ दिया या तो है नहीं, पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। स्पीड दे रखी गई है 60 kmph। अच्छा, 60 kmph के लिए एज पर आईआरसी एफ कितना कंसीडर कर सकते हैं? एफ की गाइडलाइन हम लोगों ने एफ की टेबल डिस्कस की थी। 60 kmph के लिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है, पता है क्या किसी को? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एज पर रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एज पर आईआरसी? 0.36 ले लेते, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रिएक्शन टाइम की अगर हम बात करें तो 2.5 सेकेंड ले सकते हैं, और जी की वैल्यू जो होती है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। इस रोड पे रिक्वायर्ड एसएचडी कितनी होगी, हम ये निकाल लें। हम यही निकाल सकते हैं, क्योंकि एचएचडी कैसे निकालेंगे ये तो हमें पता नहीं है। भाई एचएचडी कैसे निकाल लें? तुम्हारा बल्ब जल रहा है कि फ्यूज है, कम जल रहा है कि ज्यादा जल रहा है, ये हम कैसे बता दें? तो तुम अपने बल्ब की वजह से, हेडलाइट की वजह से कितना दूर तक देख पा रहे हो, ये हम कैसे बता दें? तो एसएचडी निकाल सकते हैं तो हम वो निकाल लेते हैं। तो आपने बोला इट विल बी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। तो ये हो गया 60 इंटू 5/18। रिएक्शन टाइम आपने ले लिया 2.5 प्लस 60 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.36। यहां से रिक्वायर्ड एसएचडी कितना आएगा जरा बताओ? यहां से व्हीकल को रोकने के लिए कितनी कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ये बता दो। आंसर सब अलग अलग बता रहे हैं। कहाँ चला गया? ये देखो, सारी वैल्यू लिख दी, कैलकुलेट करके बता दो। सारी वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड की है, कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा, मीटर पर सेकंड। क्या कर रहे हो यार? एसएचडी मीटर पर सेकंड, फिर कहोगे सर ये क्या है? मीटर, हाँ। वैल्यू बताओ सभी लोग, वैल्यू। परफॉर्म दिस कैलकुलेशन पार्ट एंड टेल मी द आंसर। कैलकुलेटर चलाओ भैया, कैलकुलेटर चलाओ। कितनी आ रही है? एक की आ रही है 82.11, एक की आ रही है 81 पॉइंट, लगभग लगभग 82 आ रहा मान लें। चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमें इससे ये पता चल गया कि अगर इस कंडीशन में कोई यूजर हमारा इस रोड पे मूव कर रहा है, तो एज पर आईआरसी उसको अपने व्हीकल को सेफली रोकने के लिए 82 मीटर की विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये समझ में आ गया आपको? अब मैं प्रैक्टिकली भी रिलेट कर दे रहा हूं, क्योंकि एज ए डिजाइनर केवल हमें यही पता था कि हम जो रोड डिजाइन कर रहे हैं उसकी डिजाइन स्पीड कितनी, इतना ही पता होगा। यस और नो? तो अब हम इन्हें, अगर हम 82 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो नाराज हो जाओगे? जो सूर्यांश बोल रहे थे, नाराज तो तुम तब होगे ना जब रोड पे विजिबिलिटी 82 मीटर से कम होगी। दिन हो रात हो, जब भी हो, कोई भी बात हो, अगर रोड पर विजिबिलिटी इस रोड पे 82 मीटर से कम हो गई तो परेशान होगे ना, तो गुस्सा करोगे ना कि सर आपने रोड सही नहीं डिजाइन करी है। हमने कब कहा कि 82 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो 82 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे? हम तो नहीं बोल रहे हैं। हमने आपकी केवल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर ली। हम रोड बनाएंगे और उसमें ये चाहेंगे कि तुम्हें 82 से ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दें, तो क्या दिक्कत है? एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, वो चाह रहा है, वो चाह रहा है, बीटेक कर रहा है, वो चाह रहा है मेरे 70% मार्क्स आ जाएं। उसके लिए मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके 80% नंबर आ जाएंगे, एकदम बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। ये क्या हो गया मेरे साथ, हे भगवान ऐसा कैसे हो गया? आई
वर्क फॉर द 70%, बट मेरे 80% नंबर आ गए, अब तो मेरे लिए दुनिया ही खत्म हो गई है। हाँ, इतना अत्याचार मेरे ऊपर क्यों हो गया? ऐसे दुखी हो जाएगा? बोलो, परेशान कब होगा, डिस्टर्ब कब होगा, अच्छा उसे कब नहीं लगेगा कि जब 70% के लिए एफर्ट किया और नंबर आ गया 60%, तब परेशान होगा ना। तो यह आपकी रिक्वायरमेंट है। हम एज ए डिजाइनर कम से कम इतनी विजिबिलिटी इंश्योर करें, आईआरसी ये बोल रहा है। ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो यूजर हमारा और सेफ है, क्या दिक्कत है? यही रीजन है कि जितनी आपकी रिक्वायर्ड विजिबिलिटी है उससे ज्यादा विजिबल होता है, क्योंकि रोड इस तरीके से डिजाइन की गई हैं। मिनिमम, मैंने कल क्या बोला था, जब कभी भी डिजाइन करते हैं तो हमेशा वर्स्ट क्राइटेरिया से एनालिसिस करते हैं। इससे कम अगर विजिबिलिटी हुई तो आदमी को खतरा है। तो बस एज ए डिजाइनर आपको ये ध्यान रखना कि इससे कम विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा दे सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, साइट कंडीशन अलाउ कर रही है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या प्रॉब्लम है? अब समझ में आया प्रभु? इतना एसएसडी का डिस्कशन मैंने अब तक अपने करियर में किसी भी बैच में नहीं किया है। हाँ? मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम पता नहीं कितने, अब तो कोई आइडिया भी नहीं है। हाँ? लगभग हो गया होगा, मैं लग रहा अब तो 150 बार का 100 125 150 बार तो हो ही गया होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ाए हुए। हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ, इतना डिस्कशन मैंने इस टॉपिक पे कभी नहीं किया है। चलो अच्छी बात है, डाउट्स अगर आ रहे इसका मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, और करूंगा भी। जैसे क्लियर होंगे वैसे करे जाएंगे। अब क्लियर हो गया मेरे भाई, एक बार तसल्ली के लिए बता तो दो, हम भी तो हैप्पी हैप्पी होके क्लास से जाएं। हाँ, बता दो मेरे लाल। नहीं बताओगे? चलो हंस के दिखाओ सब लोग चैट बॉक्स में। हम्म, ठीक है। तो हम लोगों ने दो साइड डिस्टेंस का डिस्कशन कर लिया, एक हम लोगों ने एसएचडी के बारे में पढ़ लिया, एक हम लोगों ने एचएचडी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। दो साइड डिस्टेंस अभी हमारी और बची हुई हैं, एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और एक होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो पहले सारी साइड डिस्टेंस को एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, फिर से एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि डिजाइन कैसे करते हैं। अभी आपको केवल एसएचडी पता है और एचएचडी पता है, अभी हम लोग ओएचडी की बात करेंगे। कई साइड डिस्टेंस हैं। देखो एक, चलो इसको थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर देता हूँ तो समझने में आगे आसानी रहेगी। जैसे मान लो तुम इंजीनियरिंग के लिए इससे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो तुमने बोला कि सर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि गेट का पेपर में अपीयर करने के लिए आपके इंजीनियरिंग में 60% नंबर होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ईएससी के लिए अगर आप अपीयर करना चाहते हैं तो उनका मिनिमम फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट है 70%। और मान लो किसी आप पीएसयू में जाना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है 80%, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये तीनों ऑप्शन खुले रहें, तो आपके बीटेक में कम से कम कितने परसेंट नंबर होने चाहिए? बीटेक या बीई जो भी आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए कि आपके लिए ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं? 60 70 और 80। 60 70 और 80, इसमें तो कोई कठिन बात नहीं थी, सब लोग समझ गए। तो अभी हम लोगों ने सारी साइड डिस्टेंसेस कंप्लीट नहीं किए। आप देख रहे हो कि व्हीकल को रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो आपने बोला सर 82 मीटर। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, फॉर सेफ डिजाइन एचएचडी जो हो वो कम से कम 82 मीटर के बराबर हो। दैट्स इट, ये कंक्लूजन हो गया। हेडलाइट की वजह से जो विजिबिलिटी हमें मिले यहां पर, वो कम से कम 82 मीटर मिलनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो अभी हम लोग आगे चल के ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे। सारी साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हीकल को रोकने के लिए हमारे यूजर को कितनी विजिबिलिटी चाहिए,
अगर वो ओवरटेक करना चाह रहा तो सेफ ओवरटेकिंग के लिए कितनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, उन सब रिक्वायरमेंट से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है यूजर की। जब हम रोड को प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं तो हम उनमें से सबसे मैक्सिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। खत्म। अब जैसे आप बोल सकते हो ना कि सर आपने जो रिएक्शन टाइम लिया है वो सभी यूजर के लिए 2.5 नहीं होगा, तो उस फैक्टर को भी तो कंसीडर करना है ना। तो अब जैसे अगर यहाँ पर तुम्हारी एसएचडी की रिक्वायरमेंट 82 मीटर आ रही है, लेकिन जब हम रोड डिजाइन करेंगे तो 125 मीटर की विजिबिलिटी डिजाइन कर देंगे। वी विल डिजाइन द जियोमेट्री ऑफ द रोड इन सच अ वे दैट देयर इज अ विजिबिलिटी ऑफ 125 मीटर। तो जिसका रिएक्शन टाइम 2.5 से 2.6 सेकेंड भी हो रहा है वो भी तो सेफ हो गया ना अब। यस और नो? तो ये केवल अपनी डिजाइनिंग के लिए इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं हम, ये अपनी डिजाइनिंग के लिए केवल हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इनके बेसिस पे डिजाइनिंग करेंगे जो सभी यूजर के लिए सेफ हो और सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसी रोड बनाएंगे जहां पर 82 मीटर ही विजिबिलिटी हो, इससे 1 मीटर ज्यादा विजिबिलिटी ना हो, 1 मीटर कम विजिबिलिटी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा है कि भैया सेफ रहने के लिए कम से कम इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। ज्यादा प्रोवाइड कर दोगे यूजर विल बी मोर सेफ, मोर कंफर्टेबल। अच्छी बात है, यूजर विल बी मोर सेफ, मोर कंफर्टेबल, अच्छी बात है। अब आई होप थोड़ा और क्लियरिटी मिल गई होगी, अब आई होप थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल गई होगी। क्लियर है बेटा? तो एज ऑफ नाउ अभी हम लोगों ने 2 साइड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिए, तो थोड़ा सा इसको आगे अभी और डिस्कस करेंगे, और 2 प्यारी सी साइड डिस्टेंस और हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड एसएचडी, वी हैव कंप्लीटेड एचएचडी। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओएचडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और आईएसडी, इनका क्या गेम होता है? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब आपके पास भर भर के सवाल मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये मत कहना सर कौन सा सवाल लगाएं, अब खेल शुरू हो चुका है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन इन गेट एंड ईएससी पीवाईक्यू। तो ऑब्जेक्टिव भी भर भर के मिलेंगे और कन्वेंशनल भी भर भर के मिलेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम अभी थोड़ा सा मेंस का भी फ्लेवर लेते रहें ईएससी के लिए, ईएससी के मेंस के लिए जो लोग चाह रहे हैं कि पता चलता रहे किस टॉपिक से तबीयत नहीं सही लग रही यार कुणाल, नहीं तो करा देते, आज कराना वही था। ठीक है, अभी कंप्लीटली तबीयत सही नहीं लग रही है, मॉर्निंग से पता नहीं क्या शायद आई थिंक ठंड लग गई है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। 1-2 दिन मैनेज कर लो और टेंशन मत लो। सिलेबस कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, सारी टॉपिक कराएंगे सर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड आई विल टेक माई होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थिंग्स, जो चीज़ें आपके लिए जैसे प्लान करी हैं वैसे ही पहुंचेंगी, उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहो और बिल्कुल रिलैक्स रहो, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है? तो अभी आपके पास बहुत सारे, आप लेक्चर घर से ही लेते हैं? हाँ भाई घर से ही लेते हैं, समझ गए? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी मिल जाएगा, बिल्कुल पैनिक मत हो। अभी थोड़ा सा स्लो पेस में चलेंगे और धीमे धीमे ग्रेजुअली अपनी स्पीड को हम लोग बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, एवरीवन डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए हो कि नहीं? पीवाईक्यू भाई ऐसे ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिए, साइड डिस्टेंस भी काफी हद तक हो गया है। तो क्वेश्चंस ट्राई करने की शुरुआत करी है कि नहीं, बस ये बता दो। हैव यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन? हैव यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन? कर दिया है? हो पा रहे हैं सवाल सॉल्व? ईएससी का नहीं मिल रहा है पीवाईक्यू, बेटा ले लो ले लो, देर मत करो, क्योंकि अभी थोड़े कम क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे
और फिर आपके पास उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही मत करो, बहुत अटेंटिव मोड में जो चीज़ें होती जा रही हैं उनको करते रहो। यस बट नहीं लगे ग्रेडियंट आएगा तो वो वाले, आज कल मना तो किया था मोहित कि ग्रेडियंट वाले मत लगाना, जो टॉपिक पढ़ोगे वही तो हो पाएंगे। अब आज जाके ओएसडी का सवाल लगाओगे तो कैसे लगेगा। तो ये तो मैं डेली बोल रहा हूँ कि वॉट एवर टॉपिक्स वी आर कवरिंग उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन मिलते जाएं आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। तो अब आज आपका एसएसडी और एचएसडी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका किसी भी एग्जाम का, गेट ईएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गेट ईएससी, स्टेट एई, जेई, एसएससी जेई, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, गुजरात पीएससी, यूके पीएससी, कोई भी पीएससी, ठीक है, लगा लेना। ठीक है, तो एक बच्चों को ये बड़ी दिक्कत रहती है, सर सब कौन से एग्जाम, सब लगाओ तुम यार, हमने कंसेप्ट पढ़ा दिया है। ये कंसेप्ट जिस भी एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सवाल तुमसे लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। बात खत्म, किस एग्जाम के क्वेश्चन लगेंगे नहीं लगेंगे, ये क्वेरी ही खत्म। ठीक है, तो आज यहीं पे डिस्कशन को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन इज द की फॉर योर सक्सेस इन द एग्जाम, तो उस पर आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज आपको कंसेप्ट कितने अच्छे से समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट ये है कि आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब आपका एग्जाम होगा, उस समय तक आप कितने कंसेप्ट को रिटेन कर पा रहे हैं, नंबर उस बात के मिलेंगे। सर 1 साल पहले पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, तो इस बात का कोई नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम वाले दिन उनको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, नंबर इस बात का मिलेगा। तो यहां से वहां तक चीजों को ले जाने के लिए बहुत बार कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा और बहुत बार कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार इसमें कोई लापरवाही मत करो फॉर द बेटर रिजल्ट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्ट अगर लगा रहे हो तो रिजल्ट मिलने चाहिए। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू बेटा।